हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। माई सेल्फ डॉक्टर रूपाली वर्मा, योर ज़ूलॉजी टीचर। और बेटा हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसमें हम ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर कर चुके हैं और आज है हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर। लास्ट इन द सेंस कि हमारे सब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, बट इसके बाद एक लेक्चर मैं आपका और लूंगी जिसके अंदर हम पूरी एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। आपकी पूरी एनसीईआरटी जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किया था वैसे ही उसे डिस्कस करेंगे और साथ में करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज या जितने भी क्वेश्चंस हैं। और हम करने वाले हैं असर्शन रीजन के क्वेश्चन भी बेटा इस बार, तो आपको अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर देखना है। ये लेक्चर सब लेक्चर्स देखने हैं, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज उनको अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से साफ साफ अच्छे अच्छे नोट्स भी बनाने हैं। ठीक बेटा, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? हमने किया था बेटा एमटीपी, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देन उसके बाद दूसरा टॉपिक किया था वो था बेटा हमारा एसटीडीज या एसटीआईज, जिसे हम क्या कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या उसे कह सकते हैं हम वेनेरल डिजीज या आरटीआईज दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और पीआईडीज दैट इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, ये सब हमने किया था। इससे रिलेटेड मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो पहले हम होमवर्क देखते हैं फिर आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो बेटा आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो था होमवर्क के लिए वो था विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज डू नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेटा हमसे ये पूछा है ऐसी कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो जरूरी नहीं है कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली जेनाइटल ऑर्गन्स को जो है अफेक्ट करे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, अच्छे से याद रखना है। तो अगर आपने सुना हो एड्स एंड हेपेटाइटिस बी, ये दोनों क्या है, दे बोथ आर द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट बेटा जरूरी नहीं होता कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करे। तो हमारा इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एड्स एंड हेपेटाइटिस बी। अगर आप बात करो जेनाइटल वॉर्ट्स की, तो वॉर्ट्स मतलब यहाँ पे कुछ कॉलीफ्लावर गोभी जैसे से ना कुछ ऐसे ग्रोथ सी बन जाती है जेनाइटल ऑर्गन पे, तो ये तो जेनाइटल ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अफेक्ट कर रही है। सिमिलरली इन द सिफिलिस में क्या है, स्कार्स बनते हैं जिन्हें हम शैंकर बोलते हैं। ठीक है, तो वो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर बनते हैं। सिमिलरली इन द क्लेमाइडियासिस, ऐसे उसके अंदर भी दे अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बट एड्स और हेपेटाइटिस बी ऐसी डिजीज हैं जो जरूरी नहीं है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर अफेक्ट करे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडीज आर नॉट क्यूरेबल। ये तो मैंने आपको लिखवाया था, 3 डिजीज मैंने यहाँ पे लिखवाई थी आपको, हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड जेनाइटल हर्पीस। ये 3 ऐसी डिजीज है कि अगर एक बार हो गई तो ये ठीक नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपका आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट वाला, जेनाइटल हर्पीस, हेपेटाइटिस बी एंड HIV। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इनमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सब एसटीडीज हैं। देखो सबसे पहले है गोनोरिया, है क्या मलेरिया है? नहीं, मलेरिया तो मस्कीटो से ट्रांसफर होती है, गलत। फिर नेक्स्ट में आप देखोगे बेटा फिर से मलेरिया है, फिलेरिया है, ये नहीं होंगी। नेक्स्ट में अलग आप देखो कैंसर भी नहीं होती, तो क्या रहा हमारा लास्ट ऑप्शन है, गोनोरिया है, नाइसीरिया गोनोरी से होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रेपोनिमा पैलेडियम। सिमिलरली जेनाइटल हर्पिस को कौन कॉज करता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। और ये तीनों ही क्या हैं? ये तीनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन हैं। सो करेक्ट आंसर होगा बेटा आपका इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट, वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। वेनरल डिजीज मतलब VD मीन्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। कैसे स्प्रेड होती है? सबसे पहले है बाय यूजिंग द स्टेराइल नीडल। बेटा आपको स्टेराइल का मतलब समझना है, स्टेराइल इज फ्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, फ्री ऑफ जर्म, मतलब बिल्कुल क्लीन। भाई किसी भी क्लीन नीडल से तो ट्रांसफर नहीं होने वाला, इन्फेक्टेड नीडल से ट्रांसफर होगा, तो यहां से स्प्रेड तो नहीं हो सकता। ठीक, नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन। बिल्कुल ठीक, इससे तो होना ही होना, इन्फेक्टेड पर्सन से तो बिल्कुल मेन कॉज हो गया। देन इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, मैंने आपको बताया था वर्टिकल ट्रांसमिशन, मदर से सीधा फीटस में अगर हो रहा है, हो सकता है इजीली। किसिंग, नॉर्मल एक सिंपल किसिंग से जो है बेटा उसको आप नहीं लोगे कि एक मेन सोर्स है फॉर द इन्फेक्शन, ये नहीं होगा।
देन इनहेरिटेंस, ऑफ कोर्स पेरेंट्स से बच्चों को ये नहीं मिलता है, सो ये गलत हो गया। इनहेरिटेंस मतलब जनरेशंस में चल रहा है, ये नहीं होता है, ठीक है। सो चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी एंड सी, दैट इज ऑप्शन नंबर। क्लियर है? चलो, तो ये था आपका होमवर्क। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दैट इज इनफर्टिलिटी। आज हम करेंगे बेटा इनफर्टिलिटी, जिसके अंदर हम इंक्लूड करने वाले हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टुडेज टॉपिक इज इनफर्टिलिटी। सबसे पहले बेटा अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा कपल जो है वो इनफर्टाइल है? इनफर्टाइल का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कपल, एक ऐसे मैन और वुमेन का कपल जो होता है, ऐसा कपल जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो रेगुलर ट्राई कर रहे हैं बट कंसीव नहीं कर पाए हैं। ट्राई कर रहे हैं मतलब क्या हुआ बेटा? मींस दे आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, दे आर मतलब हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट एनी प्रोटेक्शन। वो कोई भी यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन सेप्टिव मेथड यूज नहीं कर रहे हैं, इवन देन दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट कंडीशन इज इनफर्टिलिटी। अब क्वेश्चन एक राइज होता है, भाई ठीक है, किसी ने 1 महीने से पहले ही जो है कॉन्ट्रासेप्शन बंद किया और 1-2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बट उनको अभी भी कंसीव नहीं हुआ, वो अभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए, तो आप क्या कहेंगे? क्या वो इनफर्टाइल है? नहीं। इनफर्टिलिटी एक इस लेबल को मार्क करने के लिए कि हाँ भाई ये कपल तो इनफर्टाइल है, ठीक है, अब इसको कुछ ना कुछ मेडिकल असिस्टेंट्स चाहिए कि उनका बच्चा हो जाए, ठीक है सॉरी। तो कोई भी कपल जो है उसको आप इनफर्टाइल सिर्फ तभी कहेंगे जब एटलीस्ट 2 इयर्स तक वो जो है उन्होंने ट्राई किया विदाउट एनी कॉन्ट्रासेप्शन, उसके बाद भी दे आर नॉट गेटिंग प्रेग्नेंट, उस कंडीशन को आप कहेंगे बेटा इनफर्टिलिटी, ठीक है। कुछ जगह पर आपको 1 ईयर लिखा हुआ मिलेगा, बट जब आप अपनी एनसीईआरटी देखते हैं, एनसीईआरटी का जो लास्ट में समरी होती है उसमें लास्ट की लाइंस पढ़ना बेटा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 2 इयर्स। तो आप याद रखेंगे 2 और मोर इयर्स तक अगर एक कपल ने ट्राई किया, उसके बाद भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, देन वी कंसिडर देम एज इनफर्टाइल। तभी हम उनको क्या बोलेंगे? इनफर्टाइल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? इनएबिलिटी टू कंसीव, ठीक है, किसी की भी इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा? इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो इसमें इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर, ठीक है, कितने टाइम तक बेटा? 2 ईयर तक, ठीक है, इवन आफ्टर 2 इयर्स, 2 years of unprotected sexual cohabitation. कोहैबिटेशन मीन्स मतलब एक साथ रह रहे हैं, दे आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और यू कैन से क्वाइटस, ठीक है। सो इनएबिलिटी टू कंसीव और प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 years of sexual cohabitation is called as infertility. इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? is called as इनफर्टिलिटी। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अब अगर हम इस इनफर्टिलिटी की बात करें तो इसके रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। भाई क्यों है एक कपल इनफर्टाइल, क्यों है? बहुत सारे रीजन हो सकता है कोई फिजिकल रीजन हो,
ठीक है, मतलब कोई अच्छे से उनका इंसेमिनेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ भी फिजिकल रीज़न है, कोई कंजेनाइटल किसी को डिजीज़ है, ठीक है, या कोई जो कपल है उनमें से कोई एक पार्टनर किसी ड्रग्स पर है, इम्यूनोलॉजिकल रीज़न है, साइकोलॉजिकल, कई बार मेंटली भी आप इतने स्टेबल नहीं होते हैं कि आप कंसीव कर पाएँ, ठीक है, साइकोलॉजिकल रीज़न। तो रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, रीजंस कैन बी मैनी, ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लाइक फिजिकल, कंजेनाइटल, कोई डिजीज, कोई ड्रग, कुछ भी, ठीक है। फिजिकल हो सकता है बेटा, कोई डिजीज की वजह से हो सकता है, कोई आप ऐसी ड्रग ले रहे हो उसकी वजह से हो सकता है, कंजेनाइटल भी हो सकता है, ठीक है, देन इम्यूनोलॉजिकल भी हो सकता है, ठीक। तो हमने क्या लिखा, रीजन जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल रीजन, कोई डिजीज हो सकती है, ड्रग हो सकती है, कंजेनाइटल, इम्यूनोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल कोई भी रीजन हो सकते हैं। एक चीज आप ये लिखिए, इनफर्टिलिटी कैन बी ड्यू टू डिफेक्ट इन मेल, फीमेल और बोथ। देखो हमारी सोसाइटी का क्या है, हमारी सोसाइटी में एक सिंपल सी बात है भाई, अगर एक कपल को चिल्ड्रन नहीं हो रहे हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो सीधा ब्लेम डाल दो फीमेल के ऊपर, बात ही खत्म। उनको कोई मतलब नहीं है कि कहीं पर जाके मेडिकल चेकअप कराया जाए, दोनों का, मेल का फीमेल का, नहीं। उनकी सिंपल सी बात होती है, उनकी सिंपल थ्योरी है, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे ही है, बैकवर्ड टाइप्स की है, ठीक है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी जो अपने आप को कहते हैं वो भी इवन बैकवर्ड है, क्योंकि वो भी नहीं सोच रहे हैं कि अगर कपल को जो है अगर कंसीव वो नहीं कर पा रहे हैं, बच्चा नहीं हो पा रहा है, तो भाई जरूरी नहीं है कि सिर्फ फीमेल के अंदर ही डिफेक्ट हो। मेन मैक्सिमम केसेस के अंदर जो बेटा अगर आप देखोगे जो कहीं ना कहीं कमी रहती है कोई भी वजह से, ठीक है, वो मेनली होते हैं मेल्स के अंदर, ठीक है। जब भी एक कपल इनफर्टाइल होता है तो उसका मेन रीजन मैक्सिमम टाइम जो है मेल ही रहता है, बट हमारी सोसाइटी ऐसी है कि फीमेल को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, ठीक, कि इनफर्टिलिटी जो है किसी में भी डिफेक्ट की वजह से हो सकती है, मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है दोनों में ही हो, ठीक है। तो ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या किया, इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन की, 2 साल तक अगर एक कपल कंसीव नहीं कर पा रहा है, देन वी कंसिडर्ड देम एज इनफर्टाइल, ठीक है। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, फिजिकल हो सकता है, कोई डिजीज हो सकता है, आप कोई ऐसी ड्रग्स पर हैं, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल हो सकता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर करेक्शंस हो सकती हैं, ठीक है, अगर जब भी ऐसा कुछ हो, जब भी एक कपल को लग रहा है कि हाँ जी वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स होते हैं जिसे इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहा जाता है, वहां पर इन कपल को जाना चाहिए और अपना प्रॉपर इनको एक तो डायग्नोसिस पहले पता लगे कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है, किस में आ रही है, मेल में है, फीमेल में है या दोनों में है। तो आप इस इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स पे जाओ, वहां पे अपना डायग्नोसिस करवाओ और जिसमें भी कोई भी दिक्कत है उसको ट्रीट करवाओ, ठीक है। सो हम इसमें क्या लिख सकते हैं कि स्पेशलाइज्ड क्लिनिक्स आप प्रेजेंट होते हैं, स्पेशलाइज्ड आप कह सकते हैं इनको हेल्थ केयर यूनिट्स, बेसिकली स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, जिन्हें कहा जाता है इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। Infertility clinics are there to diagnose। ये बहुत सारे इनफर्टिलिटी क्लिनिक प्रेजेंट है जहां पर आपकी डायग्नोसिस हो सकती है, टू डायग्नोज एंड
करेक्टिव ट्रीटमेंट, या आप इसमें ऐसे लिखो फॉर डायग्नोसिस फॉर, ठीक है। तो स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स जिन्हें हम बोलते हैं बेटा इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स, वो हर जगह बने हुए होते हैं। वहां पर जस्ट जाइए, अपना डायग्नोसिस करवाइए, करेक्टिव ट्रीटमेंट कराइए। इससे ज़्यादा अच्छा कि मतलब आप इस पे ब्लेम कर रहे हैं, उस पे ब्लेम कर रहे हैं, इससे बेटर है जस्ट गो, अपनी डिजीज का पता लगाइए और उसको ट्रीटमेंट कराइए, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। मान लो अब एक कपल जो है एक इनफर्टिलिटी क्लिनिक पर गया, वहां जाकर उन्होंने देखा कि हाँ दिक्कत तो आ रही है बट उस दिक्कत का ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है बेटा, तो हमारे पास आज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके थ्रू एक कपल जो है उसको बच्चा हो सकता है, ही कैन और ही और शी कैन हैव द चाइल्ड। उन टेक्नोलॉजीज को कहा जाता है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर एक कपल है, उनके अंदर जो भी बीमारी निकली, जो भी डिफेक्ट निकला, अगर वो ठीक होता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तब भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू दे कैन हैव द चाइल्ड, और उन टेक्निक्स को कहा जाता है ART, और यू कैन से असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। क्या कहते हैं बेटा? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आप क्या कह सकते हैं इसके अंदर? if treatment is not possible, अगर ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल नहीं है, इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल देन देयर आर मैनी टेक्निक्स, ठीक है। तो तब भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, इफ ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, कपल जो है ही कैन गेट और ही कुड गेट assisted to have the child by the assisted reproductive technology, ठीक है। कपल को आप बहुत सारी टेक्निक बता सकते हो, भाई देखो तुम्हारा ट्रीटमेंट तो पॉसिबल नहीं है बट हमारे पास ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिनके थ्रू आप अभी भी आप क्या कर सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं और यू कैन हैव द चाइल्ड, ठीक है। कपल कुड बी असिस्टेड to have child through facial techniques, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ART, that is assisted reproductive असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो आप कपल को क्या कह सकते हो, भाई ठीक है नॉर्मल तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है बट अभी भी हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स हैं जिनके थ्रू आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। उन टेक्निक्स का नाम दिया गया है ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। अब आपको ये समझना है कि इस ART के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ART पहले हम ये लिख लेते हैं बेटा कि आप ART के अंदर क्या क्या पढ़ोगे, फिर उन सबको हम लाइन एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप ART के अंदर जो पढ़ने वाले हैं बेटा, दैट इज IVF फॉलोड बाय ET, दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये क्या है पूरा एक्सप्लेन करेंगे। IVF दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विच इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, विच इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर भी दो टाइप का होता है, अभी पूरा एक्सप्लेन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। देन इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बेटा GIFT। क्या पढ़ेंगे? GIFT दैट इज, यहाँ पे मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही, जहां करेंगे वहीं पे लिखवा दूंगी। GIFT दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन, चलो लिख लो को, गैमेट
इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। थर्ड नंबर पर आप पढ़ने वाले हो बेटा ICSI, ठीक है, क्या पढ़ने वाले हो? ICSI, ठीक है। तो हमने कौन सी टेक्निक देखी है अभी? हमने IVF, GIFT, ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देन आप पढ़ेंगे बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। AI, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये मेन 4 टेक्निक हैं जो हमें ART के अंदर पढ़नी है। इसमें काफी एक दो चीज और मैं बताऊंगी, व्हाट इज IUT एंड व्हाट इज IUI, बट अब जब आप वो ये समझेंगे तभी वो क्लियर होगी कि ये क्या बोल रही है मैम, ठीक है। तो हमारी ART के अंदर आप क्या क्या इंक्लूड करोगे बेटा? IVF, बहुत कॉमनली आप सब जानते होंगे, बहुत जगह पोस्टर लगे होते हैं IVF करवा लो, है ना भाई। अगर कपल आपने कभी भी देखा होगा, आप कहीं बाहर निकलते हैं तो इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स जो होते हैं ना, उनके बहुत सारे पोस्टर लगे होते हैं आजकल, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, तो यही वो IVF है। हाँ, ये नीचे वाले आपको नहीं मिलते। हाँ, ये लास्ट भी आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। उसके अलावा भी होता है बेटा, दैट इज GIFT एंड ICSI, ठीक। तो चलो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे IVF फॉलोड बाय ET। तो फर्स्ट वन इज IVF followed by ET। ET हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। व्हाट इज ET? ET इज फुल फॉर्म क्या है? एम्ब्रियो ट्रांसफर। एंड व्हाट इज IVF? IVF इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखो बेटा, इन विट्रो का मतलब होता है लैब के अंदर जो भी चीज आपकी बॉडी से बाहर होगी, लैब्स के अंदर होगी, उन्हें बोला जाता है इन विट्रो। जब कोई चीज आपकी बॉडी के अंदर होगी तब उसे बोलेंगे इन वीवो। ये बात याद रखनी है। इन विट्रो मतलब बॉडी से बाहर, लैब्स के अंदर। इन वीवो कोई कहेगा तो आप किसी भी चीज के अंदर जो नॉर्मल है, जैसे हमारी बॉडी है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो चीज हो रही है दैट इज इन वीवो। बाहर हो रही है, लैब्स के अंदर हो रही है इन विट्रो। ये दो चीज समझनी है, ठीक है। IVF फॉलोड बाय द ET दैट इज एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसको कॉमनली आप क्या बोल देते हैं? कॉमनली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। कॉमनली इसको क्या बोलते हैं बेटा? टेस्ट ट्यूब बेबी। अब इसको बात को समझना है। देखो, एक नॉर्मल जब आप फर्टिलाइजेशन की बात करते हो तो हम क्या पढ़ते थे कि मेल ने क्या किया? इंसेमिनेशन किया। इंसेमिनेशन से इजैक्यूलेट हुए स्पर्म इन द फीमेल वेजाइना। अब वो स्पर्म जो है ट्रेवल करके जाते हैं और एम्प्यूला के अंदर जाके ओवम को फर्टिलाइज करते हैं। नॉर्मल ये होता था, बट एक कपल है जो अपने इस नॉर्मल प्रोसीजर से वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी रीजन हो सकता था, ठीक है। अब उन कपल को हम क्या कहते हैं? ठीक है भाई, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हो, हमने ट्रीटमेंट भी देख लिया, तुम उससे भी ठीक नहीं हो पा रहे हो, तो अब आप एक काम करते हैं, आपके ऊपर आप है ना ART ट्राई करो। ART मीन्स असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और उसमें से उनको बोला जाता है कि आप IVF ट्राई करो। अब इसमें करते क्या है? इसके अंदर हम क्या लेते हैं? पहले लेंगे एक एग, ठीक है, हमने लिया एग, और यू कैन से ओवम लिया, और क्या लिया बेटा? स्पर्म लिया। ओवम लिए और स्पर्म लिए। किसके लिए? सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है भाई, किसके लिए? देखो, ओवम जो है या तो किसके ले सकते हैं? जो मेन जो कैंडिडेट है, जो कपल आया है, ठीक है, मतलब कि जो वाइफ है उसकी, उनके ले सकते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हम ओवम जो किससे ले सकते हैं बेटा, आप लिख दो इसके अंदर, या तो फ्रॉम वाइफ या कोई हेल्दी डोनर हो उससे, ठीक है। या तो वाइफ का ही ओवम लेंगे, या अगर वाइफ का ओवम आप नहीं ले सकते या वाइफ में बन ही नहीं रहा था तो किसी भी हेल्दी डोनर का, डोनर जो आपको देती है उस डोनर का लिया। ऐसे ही स्पर्म जो है वो किससे लेंगे बेटा, फ्रॉम हस्बैंड, या यहां पर भी आप क्या लोगे, हेल्दी डोनर लोगे, हेल्दी डोनर लोगे, ठीक, ले लिया आपने। अब आपने क्या किया, इस ओवम और स्पर्म को आपने करवाना है फर्टिलाइज, ठीक है। बट आपने तो ले लिए, मतलब आपकी इनकी बॉडी से बाहर निकालिए, बॉडी से बाहर निकाले और इनको सिमिलर कंडीशंस प्रोवाइड की जैसा कि एक फीमेल की बॉडी में फॉर फर्टिलाइजेशन के टाइम पर होनी चाहिए थी, ठीक है। क्या किया बेटा, ओवम लिया, स्पर्म लिया लैब के अंदर और इनको सिमिलर कंडीशन, बिल्कुल सिमिलर कंडीशन जैसी फीमेल की बॉडी में होनी चाहिए थी या होती हैं ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वैसी कंडीशंस प्रोवाइड की गई, ठीक है। जैसे ही इनको वैसी वो कंडीशन प्रोवाइड की गई वैसे ही इनका क्या हुआ, फ्यूजन हुआ, और जब फ्यूजन हुआ तो क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमने लिए, अभी आप क्या कर सकते हो इसमें, ये लिखो, दोनों का क्या करवाया बेटा, फ्यूजन, फ्यूजन अंडर simulated environment as that of फीमेल बॉडी। जैसा फीमेल बॉडी के अंदर उन्हें एनवायरमेंट मिलता ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या यूं कह लो ड्यूरिंग फ्यूजन, वैसा ही उनको क्या प्रोवाइड किया गया, वहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड की, साइम्युलेटेड मतलब बिल्कुल सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द फीमेल बॉडी, वो उन्हें प्रोवाइड की। और यहां पर क्या हुआ, स्पर्म और ओवम का हो गया है फ्यूजन। स्पर्म और ओवम का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, ये तो हमें पता है क्या बनता है, जाइगोट। क्या बना बेटा, जाइगोट बना। अब आपको याद रखना है ये सारा प्रोसेस कहां पर हो रहा है, इन द लैब। सो अंडर सिमुलेटेड एनवायरमेंट एज दैट ऑफ फीमेल बॉडी इज क्रिएटेड, लिख दो, इन लेबोरेटरी, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर एनवायरनमेंट जो है लैब के अंदर क्रिएट किया गया, जैसा कि फीमेल बॉडी में होता है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया। उस एनवायरनमेंट के अंदर इस ओवम और स्पर्म को फ्यूज करवा दिया गया और क्या बन गया बेटा, जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जाइगोट तो बन गया, अब इतनी तरक्की तो हमने कर ली है, बट अभी भी ये जो जाइगोट बना है इसकी पूरी डेवलपमेंट जो है वो बॉडी से बाहर नहीं हो सकती है। अब इस जाइगोट, ये जो जाइगोट बना है, ऑफ कोर्स इसके अंदर क्या स्टार्ट हो गई होगी, डिवीजन। हमने किया था ना, जाइगोट के अंदर क्या स्टार्ट हो जाती है, क्लीवेज स्टार्ट हो जाती है और बहुत सारे सेल्स बनते हैं। उन सेल्स को कहा जाता है ब्लास्टोमियर। याद आ रहा है सब बेटा, जब हमने फर्टिलाइजेशन की थी हमने बोला था जाइगोट बन गया, ठीक है। जाइगोट के अंदर अब क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज रैपिड माइटोटिक डिवीजन, और वो छोटे छोटे जो सेल्स बनेंगे उन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर। तो जाइगोट बन गया, इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है। अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है जाइगोट, या यूं कह लो अर्ली एम्ब्रियो जो बना है, इसको ट्रांसफर किया जाएगा। उस टेक्निक को कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आईवीएफ क्या था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी से बाहर लैब के अंदर ओवम और एग का फ्यूजन तो आपने करवा दिया, जाइगोट भी बना दिया, बट अब उसको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, तब जाकर कहीं टेक्निक पूरी होगी। सो नेक्स्ट इसके अंदर आ जाएगा आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर। नेक्स्ट है बेटा एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर दो टाइप से हो सकता है। एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो हम दो में लेंगे।
या तो आप ट्रांसफर कर दो, जो आपकी जाइगोट बना उसको उसी टाइम ट्रांसफर कर दो, या आप कह सकते हो अर्ली एम्ब्रियो, जाइगोट जो बना वो अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो मीन्स अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। अभी डिवीजन होकर सिर्फ कितने ब्लास्टोमियर, कितने सेल्स बने हैं, 8 सेल बने हैं, तब उसका ट्रांसफर किया जाए, या फिर या एक ऐसा एम्ब्रियो with more than 8 blastomeres। देखो बेटा, समझनी है इस बात को। हमने क्या किया था कि जब हमारा जाइगोट है उसमें डिवीजन स्टार्ट होती है, साथ साथ में वो क्या करता है, फेलोपियन ट्यूब में मूव करता है। और अगर आप अब आपको एक थोड़ा सा रिकॉल करो, मैम ने आपको बताया था कि जब 8 से 16 ब्लास्टोमियर हो जाते हैं, 8 to 16 सेल का जो वो मोल्यूला बनता है, याद आ रहा है, 8 से 16 सेल का जब वो मोल्यूला बनता है, यूं कह लो कि जब तक वो 8 तक है, सिर्फ 8 तक है, फेलोपियन ट्यूब में है, 8 तक है तब तक फेलोपियन ट्यूब है। उसके बाद 8 के बाद जब डिवीजन होती है 16 वाली, याद करो वो कहां आ जाता है, यूट्रस के अंदर आ जाता है। सिंपल। तो आप क्या बोलोगे, जब जाइगोट बना, एक सिंपल सा जाइगोट है, अभी उसमें डिवीजन जस्ट स्टार्ट हुई है, 8 से भी कम सेल हैं, तो जब इसको ट्रांसफर किया जाएगा, इसको आप ट्रांसफर करेंगे फेलोपियन ट्यूब में। अगर आप एक नॉर्मल अपना फर्टिलाइजेशन याद करो, जब 8 तक था तब वो फेलोपियन ट्यूब में था, 8 के बाद जब वो 16 वाला बनता है, मोड्यूला बनता है, आकर वो कहाँ आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है। तो आपने देखना है कि जो आप जाइगोट ट्रांसफर करें या जो अर्ली एम्ब्रियो जिसके अंदर सिर्फ अभी 8 ही ब्लास्टोमियर हैं, तब तो आप उसको ट्रांसफर कर दोगे फेलोपियन ट्यूब में। अगर 8 से ज्यादा हो गए हैं, अगर बेटा 8 से ज्यादा सेल्स ब्लास्टोमियर बन गए हैं, तब उसको आप ट्रांसफर करोगे डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। ठीक है, उसका ट्रांसफर कहां करोगे, डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। तो आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, जाइगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर अगर है तो इट इज ट्रांसफर्ड इनटू फेलोपियन ट्यूब। कहां पे ट्रांसफर होगा इसका, फेलोपियन ट्यूब में। अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमियर है देन ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। ट्रांसफर इनटू यूट्रस, जिसे आप क्या कहते हो, जिसे आप कहते हो बेटा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, दैट इज IUT। IUT, अभी IUT याद रखना है, IUT इज इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। किसका ट्रांसफर बेटा, जो आपका अर्ली जो एम्ब्रियो बना है विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। एम्ब्रियो क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई एक आपके पास एम्ब्रियो है जिसके पास 16 ब्लास्टोमियर हैं, 16 ब्लास्टोमियर है, आप उसको कहां ट्रांसफर करोगे, क्या उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे या यूट्रस में। तो भाई 16 हो गए हैं, 8 से ज्यादा हो गए, जब भी 8 से ज्यादा हो गए आप उसको कहां ट्रांसफर करोगे, यूट्रस के अंदर। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है आपके पास अर्ली एम्ब्रियो, जस्ट लिखा होगा कि जाइगोट है या अर्ली एम्ब्रियो है, या फिर ऐसे लिखा हो कि एक एम्ब्रियो है अप टू 8 ब्लास्टोमियर, तो आप उसको कहां ट्रांसफर करोगे, आप उसको ट्रांसफर करोगे फेलोपियन ट्यूब में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है बेटा, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है 2 टाइप का है, या तो फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करोगे, ठीक है, या यूट्रस में ट्रांसफर करोगे। डिपेंड किस पे करेगा कि ब्लास्टोमियर कितने बने हैं, अप टू 8 फेलोपियन ट्यूब, मोर देन 8 यूट्रस, दैट इज IUT, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। क्लियर है, इतना कर लोगे, फटाफट इसको लिख लो क्योंकि बुक के अंदर एक पैराग्राफ की फॉर्म में है, वहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको फटाफट से एक बढ़िया सा अपनी नोटबुक के अंदर इसको एक पेज पे लिखो, बनाओ बढ़िया सा। ये हो गया। देखो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने क्या किया, एग लिया, स्पर्म लिया, दोनों को बॉडी से बाहर निकाला और उसका क्या कर दिया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया बाहर, फिर उसको ट्रांसफर किया गया। कई बार क्या होता है, दिस इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एक होता है बेटा इन विवो फर्टिलाइजेशन।
एक होता है बेटा इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन करवानी है, जो फर्टिलाइजेशन करवानी है एग की और स्पर्म की, वो आप नॉर्मल बॉडी के अंदर होने देते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होने दी। उसके बाद वो जो एम्ब्रियो बना है उसको वहां से निकाला जाता है और दूसरी फीमेल के अंदर जो है उसको इम्प्लांट कर दिया जाता है। समझ आ रही है? ठीक है। इन विवो मतलब अब जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में ही होनी है, बट वहां से अब क्या हो सकता है कि वो फीमेल की बॉडी में फर्टिलाइजेशन तो हो गई है, बट कई बार होता है कि वो जो मेन फीमेल थी, जो मदर थी, वहां पर इम्प्लांटेशन अच्छे से नहीं होता, कोई ना कोई प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत आ जाती होगी। ठीक है, तो उस केस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन होने के बाद उस एम्ब्रियो को वहां से निकाल लिया जाता है। बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, उनको इजीली निकाल लिया जाता है और एक दूसरी वुमन के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दूसरी वुमन में इम्प्लांट कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात आई है समझ? इसे हम क्या कहते हैं? इन विवो फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं बेटा इन विवो फर्टिलाइजेशन। मींस यहां पर जो एम्ब्रियो है इट इज फॉर्म्ड, यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा, एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड by the fusion of gametes. Gametes means sperm and ovum. Gametes in the फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी के अंदर ही क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई। फीमेल की बॉडी में हमने क्या करवा दी, मतलब एक नॉर्मल जो है फर्टिलाइजेशन हो गई। ठीक है, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो एम्ब्रियो बना है इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रांसफर। पहले इसको फीमेल की बॉडी से निकाला जाएगा और फिर इसे ट्रांसफर किया जाएगा। सच एन एम्ब्रियो कैन ऑल्सो बी यूज फॉर ट्रांसफर। सच एन एम्ब्रियो कैन ऑल्सो such an embryo could also be used for transfer। इस एम्ब्रियो को भी निकालकर हम ट्रांसफर कर सकते हैं टू दोज फीमेल हु कैन नॉट कंसीव, टू ठीक है, समझ आई बेटा? इन विवो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एम्ब्रियो जो है फीमेल की बॉडी में ही बनाया गया, बाद में उसको वहां से निकाल कर दूसरी फीमेल में इम्प्लांट करवा दिया गया, जहां पर वो जो वुमेन थी वो कंसीव नहीं कर पा रही थी उसको दे दिया गया। समझ आ रही है बेटा बात? एक तो हमने क्या किया था, पहले फर्टिलाइजेशन ही बाहर करवाई थी लैब के अंदर, फिर उसको इम्प्लांट कर दिया था। ठीक है, बट यहाँ क्या कर रहे हैं हम, जो फर्टिलाइजेशन है वो फीमेल की बॉडी में ही करवा रहे हैं। जो एम्ब्रियो तैयार हुआ है उसे निकाला गया और उस फीमेल को दे दिया गया जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन का मेथड था वो क्या था, फीमेल की बॉडी ही थी, फीमेल की बॉडी में ही हुआ, तो इसे कहा गया इन वीवो। तो इसे क्या बोला गया बेटा, इन वीवो फर्टिलाइजेशन। आई होप इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, इसे क्या बोला गया, इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट जो हमने करना है दैट इज GIFT। फुल फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, फैलोपियन ट्यूब में किसका ट्रांसफर होता है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर होता है एग का। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर मींस यहाँ पर जो ये टेक्निक जो है फीमेल्स के अंदर यूज की जाती है, किसके अंदर, फीमेल्स के अंदर। किसका ट्रांसफर किया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में हम एग का ट्रांसफर करेंगे, ओवम का ट्रांसफर करेंगे। समझो फिर से एक बार, एक ऐसी फीमेल है हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग, एक ऐसी फीमेल जो एग नहीं बना सकती, बट अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो वो अपनी यूट्रस के अंदर जो प्रॉपर एनवायरनमेंट एक डेवलपिंग फीटस को देना चाहिए वो दे सकती है।
समझ आ रही है बात? एक ऐसी फीमेल जो एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट शी कैन प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर इम्प्लांटेशन एंड डेवलपिंग फीटस। ठीक है, उन वुमेन के अंदर क्या किया जाता है बेटा, डोनर से, किसी भी डोनर से जो हेल्दी डोनर हो उससे ओवम लिया जाएगा, उस ओवम को उनकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, और उसके बाद नॉर्मल जो वुमेन है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू उसका फ्यूजन हो जाएगा और हो जाएगा, प्रेग्नेंट हो जाएगी। समझ आई बात? इतनी बात क्लियर है? तो गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है आप किसके लिए यूज कर सकते हो बेटा, यूज्ड फॉर females who cannot produce eggs, so you can say ovum। एक ऐसी फीमेल जो एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती, भाई उसकी ओवरी जो है वो एग प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, ठीक है, उस फीमेल के अंदर आप क्या करते हो, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, एग तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट एक प्रॉपर कंडीशन होनी चाहिए कि वो डेवलपिंग फीटस जो है उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। वो एग नहीं प्रोड्यूस करती बट उनकी यूट्रस हेल्दी है, वहां पर इम्प्लांटेशन भी हो सकती है, फीटस की डेवलपमेंट भी अच्छे से हो सकती है। उन केसेस के अंदर लोग क्या अपनाते हैं, GIFT, डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा GIFT, दैट इज गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, यूज फॉर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस एग बट प्रोवाइड प्रॉपर एनवायरमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। अगर आप उसमें एग ट्रांसफर कर दोगे तो फर्टिलाइजेशन जो है वो इजीली हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म जो है वो इजीली हो जाएगा, फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फीटस। समझ आई? ये बहुत अच्छे से याद रखना, बस क्वेश्चन यहीं से बनता है कि पहले तो क्वेश्चन आ जाएगा कि GIFT क्या होता है, फुल फॉर्म आप बता दोगे। कौन सी फीमेल्स के लिए यूज करते हैं, वो फीमेल जो एग नहीं बना सकती हैं बट वहां पर फर्टिलाइजेशन प्रॉपर हो सकती है, उनका यूट्रस बिल्कुल ठीक है, इम्प्लांटेशन प्रॉपर हो सकती है, बच्चे की डेवलपमेंट बहुत अच्छे से, उनके अंदर सिर्फ एक ही डिफेक्ट है कि भाई वो एग नहीं प्रोड्यूस कर सकती। तो इसमें क्या किया जाता है, एग को लिया जाता है, उनकी फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है और नॉर्मल सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है, या तो नॉर्मल या आप इंसेमिनेशन भी कर सकते हो, उसके थ्रू वो क्या हो जाती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं या फिर दे कैन कंसीव। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे आप कह सकते हो बेटा, हेयर ओवम इज कलेक्टेड। ओवम जो है कलेक्ट किया जाता है कहां से, ओवम इज कलेक्टेड फ्रॉम डोनर, ovum is collected from the donor and transferred to fallopian tube, और उसको क्या कर दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द, ट्रांसफर टू द fallopian tube of another woman। सिंपल। समझ आई बेटा? एक कोई वुमेन थी, मान लो, फिर से समझना है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मान लो एक वुमेन थी X, ठीक है, ये एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ये जो है एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है, तो डॉक्टर ने इसको बोला कि तुम एग प्रोड्यूस तो नहीं कर सकती बट तुम्हारी फैलोपियन ट्यूब बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा यूट्रस भी बिल्कुल ठीक है, तो वहाँ पर इजीली फर्टिलाइजेशन भी हो सकती है और जो तुम्हारा फीटस होगा, जो बच्चा होगा, उसको तुम अपनी वॉर्म के अंदर अच्छे से उसको डेवलप करने का एनवायरनमेंट भी दे सकती हो। बट प्रॉब्लम ये है कि तुम एग ही नहीं प्रोड्यूस कर पा रही हो, ठीक है, तो फिर पेशेंट पूछे अब हम क्या करें, तो डॉक्टर उसको कहेगा यू कैन गो फॉर GIFT, आप GIFT करवा लो। एक हेल्दी सा डोनर ढूंढते हैं, उनसे हम क्या लेते हैं, एग लेते हैं, तो उनको मिला एक वाई क्या है बेटा, डोनर है, इस डोनर से लिया गया एग, डोनर से लिया गया एग
और इस एग को जो ये एक्स वुमेन थी इसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो है ट्रांसफर कर दिया गया, इसकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। और ट्रांसफर करने के बाद जो फैलोपियन ट्यूब में गया उसके बाद कपल को एडवाइस किया गया कि नाउ यू कैन हैव द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, तो आप स्पर्म जाएंगे तभी वो फर्टिलाइजेशन होगी, ठीक है, या फिर हम स्पर्म भी आर्टिफिशियली ही आपके अंदर इंड्यूस कर सकते हैं आपके हस्बैंड से लेकर, सिंपल। ये भी एक मेथड होता है जिसे हम कहते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, जिसे क्या कहा जाता है बेटा, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आई होप सबको क्लियर है, ठीक। चलो फिर एक नेक्स्ट मेथड आता है आपका ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब ये क्या है भाई, देखो बेटा, हमने जो अभी अब किया था ना इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, उसमें हमने क्या कहा था कि एग और स्पर्म को फ्यूज करवाना है, सिमिलर कंडीशन देंगे बॉडी की तरह, फीमेल बॉडी की तरह, और उनका फ्यूजन करवाएंगे, ठीक है। एक तो है कि नॉर्मल फ्यूजन, एक क्या होता है कि जो आपने एग लिया, जो आपने बाहर ओवम लिया है, उसके अंदर स्पर्म जो है उसकी डायरेक्ट एंट्री करवा दी जाए, उसको इंजेक्ट कर दिया जाए। तो स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। स्पर्म जो है इसको डायरेक्ट एंट्री दे दी गई इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इज इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग। और सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस भी कहां पर होगी, लैब में ही होती है। कहां होती है बेटा, लैब में ही होती है, ठीक है। सो क्या लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा बेटा, ये इसके अंदर क्या होगा, सिंपल सा एक प्रोसीजर है जिससे आप एम्ब्रियो बना सकते हो इन द लैब। एम्ब्रियो बना सकते हो कहां पर, लैब के अंदर। सो इट इज अ स्पेशलाइज्ड, तो आप इट इज अ स्पेशलाइज्ड procedure to form embryo in laboratory। समझ लो बेटा, एक सिंपल सी बात समझनी है, ये एक जस्ट एक प्रोसीजर है एम्ब्रियो बनाने के लिए। जो आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया था टेस्ट ट्यूब बेबी वाला, उसमें हमने एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन करवाना था, तो उसके अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं कि हमने जो एग लिया है उसको उसके अंदर जो है स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करवा दें, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली जस्ट एक एम्ब्रियो बनाने का प्रोसीजर है। एम्ब्रियो जैसे ही बनता है उसके बाद एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, मैं आपको दोनों कंडीशन बता चुकी हूँ, या फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस के अंदर, दैट इज IUT। याद आ रहा है, क्लियर है ये बात, ठीक है, क्लियर है बेटा इतनी बात, ठीक है। सो इट इज बेसिकली अ स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म द एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी। यहां पर हमने क्या करते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया वो लिख दो। हेयर स्पर्म इज इंजेक्टेड, हेयर sperm is injected directly into the cytoplasm of the ovum। यहाँ पर स्पर्म को डायरेक्ट इंजेक्ट किया जाता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। आई होप सबको क्लियर होगा, ये सबको क्लियर है बेटा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन क्या होता है। नाउ द लास्ट टेक्निक इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से ही क्लियर होना चाहिए, इंसेमिनेशन कौन करते हैं, मेल। इंसेमिनेशन में क्या होता है बेटा, इजैक्यूलेशन किसका, स्पर्म का। सिंपल सी बात, तो ये वो प्रोसीजर है जो यूज किया जाता है फॉर मेल्स,
ठीक है, एक चीज लिख लो, हमने GIFT किया था, ये किसके लिए यूज करते थे हम? फॉर फीमेल्स, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर फीमेल्स। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किसके लिए है? मेल्स के लिए। कौन से मेल्स के लिए? जिनके अंदर स्पर्म प्रोडक्शन या स्पर्म ट्रांसफर में दिक्कत हो। मतलब क्या हुआ बेटा, एक ऐसा मेल है, हो सकता है कि उनका जो सीमेन बनता है उसके अंदर जो स्पर्म काउंट है वो कम हो। हमने क्या कहा था, एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए, एक नॉर्मल इजैक्यूलेशन में जो सीमेन इजैक्यूलेट करता है मैन, उसमें 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, हमने किया था बेटा, जिसमें से 60% स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप एंड साइज हो, और उस 60 में से भी 40% ऐसे होने चाहिए थे जिनके पास विग्रस मोटिलिटी हो। तभी हम उस मेल को कहेंगे कि ही इज फर्टाइल, ही हैज द कैपेबिलिटी टू फर्टिलाइज द वुमन। ये सीन था एक सिंपल। बट एक ऐसा मेल है जिसके सीमन में इतने स्पर्म्स नहीं है, या उनके स्पर्म्स की शेप साइज सही नहीं है, कोई भी दिक्कत है, ठीक है, तो एक या तो एक ऐसा स्पर्म जिसका एक ऐसा मेल जिनका स्पर्म काउंट कम है, ये एक बात ये हो सकती है, या एक ऐसे मेल जो इंसेमिनेट कर नहीं कर सकते, हो सकते हैं उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, मतलब कि जो उनका पेनिस है वो इरेक्टाइल ना होता हो, ठीक है। इरेक्शन का मतलब क्या था कि पेनिस को हार्ड होगा तभी वो इंसेमिनेशन कर पाएंगे, हो सकता है कि वो प्रोसीजर उनके अंदर ना होता हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कपल्स के लिए यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ऐसे कपल्स के लिए क्या यूज किया जाता है बेटा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है हम किसके लिए यूज करते हैं? प्रेफर्ड फॉर जो मेल इनफर्टिलिटी के लिए, इट इज प्रेफर्ड फॉर यहाँ पर जो मेल्स हैं उन्हीं के अंदर दिक्कत है, देयर इज मेल इनफर्टिलिटी, ठीक है। क्या है? मेल इनफर्टिलिटी। अब ये जो मेल इनफर्टिलिटी है इसके दो रीजन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया, या तो स्पर्म काउंट बहुत ज्यादा कम होगा, ठीक है। मेल जो है इनफर्टाइल कब होगा? व्हेन ही हैज द लो स्पर्म काउंट, ठीक है, ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन सीमेन। जो सीमेन जो उन्होंने इजैक्यूलेट किया है सीमेन, उनके सीमेन में स्पर्म काउंट जो है बहुत लो है, जिसकी वजह से वुमेन जो है कंसीव नहीं कर पा रही है, मतलब वुमेन जो है वो फर्टिलाइजेशन उसकी नहीं हो पा रही है ड्यू टू लो स्पर्म काउंट इन द सीमेन ऑफ द मैन। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है? इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल, ठीक है, inability of male partner to inseminate the female। इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहे, इंसेमिनेशन ना कर पाने का रीजन मैंने आपको बताया, हो सकता है उनमें प्रॉपर इरेक्शन नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए उनकी इंसेमिनेशन याद है क्या होता था, ठीक है, ठीक है, तो इंसेमिनेशन नहीं हो पा रही है। तो मेल फर्टिलिटी के दो रीजन हो सकते हैं, क्या क्या? या तो सीमेन जो है उसके अंदर लो स्पर्म काउंट है, या दूसरा रीजन हो सकता है देयर इज इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल। मेल जो है वो फीमेल को इंसेमिनेट ही नहीं कर पा रहा है, तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा? हम सीमेन को लेते हैं, सीमेन इज कलेक्टेड। अब देखो एक बात आओ जरा, सीमेन क्या होता है? फटाफट हर बच्चा जो है कमेंट करके बताएगा व्हाट इज सीमेन। सीमेन मैंने आपको बताया था, उसके अंदर दो पार्ट होते हैं सीमेन में। बेटा फटाफट से काम करो, आप वो करो, कमेंट करो कि सीमेन क्या होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बेटा? सीमेन को कलेक्ट करते हैं। अब सीमेन जो है कहां से कलेक्ट कर सकते हैं? सीमेन को आप कहां से कलेक्ट कर सकते हो? या तो देखो, अगर सिर्फ मेल के अंदर इंसेमिनेशन की दिक्कत थी, वहां पर इरेक्शन नहीं हो पा रही थी, वो मेल फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे मेल्स का तो उनका ही सीमेन ले लो। या जो दूसरे वाला केस था, जिन मेल्स के अंदर स्पर्म काउंट लो था, वहां पर आप क्या कर सकते हो? वहां पर आप किसी डोनर का सीमेन ले सकते हो, ठीक है। तो सीमेन जो है इट इज कलेक्टेड फ्रॉम द हेल्दी डोनर,
या तो किसी हेल्दी डोनर से आप सीमेन ले सकते हो, या फिर आप सिंपल, अगर इंसेमिनेशन की सिर्फ प्रॉब्लम थी, सीमेन ठीक था, तो यहां पर आप हस्बैंड से भी ले सकते हैं। ठीक है, सीमेन को कलेक्ट किया गया या तो हेल्दी डोनर से या फिर हस्बैंड से, और उसके बाद कलेक्ट करने के बाद उसको क्या किया जाता है, इंसेमिनेट या यूं कह लो ट्रांसफर किया जाता है, या तो जो वुमेन है उसके वेजाइना में या डायरेक्टली यूट्रस के अंदर। ठीक है, नाउ दिस सीमेन को क्या किया जाता है बेटा, आर्टिफिशियली जो है फीमेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। तो आप लिखो, जो सीमेन है इट इज artificially introduced into female में कहां पे, या तो वेजाइना के अंदर या डायरेक्ट यूट्रस के अंदर। अगर यूट्रस के अंदर डायरेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है तो इसे आप बोलते हैं IUI, दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है बेटा, उसे बोला जाता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई। जो ये सीमेन, जो यहाँ पे हमने सीमेन था उसको ट्रांसफर किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया फीमेल के अंदर, फीमेल के या तो वेजाइना में कर सकते हैं या यूट्रस में। जब अगर यूट्रस में डायरेक्ट जो है सीमेन का ट्रांसफर हो गया तो आप बोलेंगे IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। एक हमने पहले पढ़ा था, याद आ रहा है, एम्ब्रियो ट्रांसफर के अंदर IUT, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, वो क्या था, एम्ब्रियो का ट्रांसफर। इंसेमिनेशन जब वर्ड आ जाएगा, आई जब आ जाएगा बेटा, ये सीमेन का ट्रांसफर है। कंफ्यूज नहीं होना, हमने दो टर्म कर ली है, वन इज IUI, एक हमने की IUT। ठीक है, ये ट्रांसफर किसका था, एम्ब्रियो का। ठीक है, ये किसका ट्रांसफर है बेटा, स्पर्म का। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, तभी मैंने दोबारा बता दिया है। ठीक, तो आज हमने क्या किया, एक बार रिकॉल करते हैं सारी चीज। तो हमने क्या किया, हमने देखा पहले, सबसे पहले इनफर्टिलिटी क्या होती है। वो कपल जो 2 साल तक जो है कंसीव नहीं कर पा रहा उसे कहेंगे इनफर्टाइल कपल। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा इनफर्टिलिटी अगर ठीक नहीं हो पा रही है तो हम उनको एडवाइस करते हैं ART, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया, जिसमें हमने किया बेटा IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आप नॉर्मली कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। और जब वो टेस्ट ट्यूब बेबी, जो छोटा सा एम्ब्रियो बाहर बना, उस एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया गया, दैट इज ET। ठीक है, ये तो एक प्रोसीजर था। फिर एक टर्म होती है इन विवो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो गैमेट का फ्यूजन है वो फीमेल के अंदर ही हुआ, बाद में जो फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो बना उसको निकाल के दूसरी फीमेल में ट्रांसप्लांट किया गया। ठीक है, एक तो ये प्रोसीजर। फिर हमने किया बेटा ICSI, दैट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म और ओवम को फ्यूज करने का एक तरीका है, एम्ब्रियो बनाने का एक तरीका है। फिर हमने किया GIFT, ये उन फीमेल्स के लिए होता है जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती हैं बट प्रॉपर एनवायरनमेंट दे सकती हैं फर्टिलाइजेशन के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, दैट इज GIFT, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर हमने किया बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये उन मेल्स के लिए होता है जहां पर सीमेन बहुत कम बनता है, मतलब स्पर्म काउंट काफी कम होता है, या वो मेल जो इंसेमिनेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आई होप सबको ये बात क्लियर होगी। बहुत ही इजी सा टॉपिक है, बस कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर। ठीक, अब इसके अंदर बेटा हमारे 2-3 क्वेश्चन हैं, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है, इन केस ऑफ अ कपल वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट, ये नंबर देखो जरा क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक ऐसा मेल है जिनका लो स्पर्म काउंट है, समझ आ रही है, मेल इनफर्टिलिटी अभी किया, लो स्पर्म काउंट है, तो कौन सी टेक्निक लेंगे, सिंपल सी बात भाई AI लेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लो स्पर्म काउंट में क्या लेते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। सीधा आंसर लगा दो C। ठीक है, नेक्स्ट,
Which of the following is not an assisted reproductive technology used by the childless couple to have child? इनमें से कौन सी जो है ART नहीं है? ZIFT है, IVF भी है, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर भी है, IUD क्या होती है? इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं बेटा, तो B इज नॉट अ ART, ठीक है। नेक्स्ट, in which of the following techniques embryos are transferred to assist those female who cannot conceive? ठीक है, इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जहां एम्ब्रियो का ट्रांसफर किया जाता है उन फीमेल्स में जो कंसीव नहीं कर पा रही है? तो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है बेटा हम कहां करते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर हम करते हैं बेटा देखो GIFT में तो गैमेट का ट्रांसफर होता है, तो ये नहीं हो सकती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर सिर्फ एम्ब्रियो बना है, ऐसी तो एम्ब्रियो बनाने की टेक्निक है ना, हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाना है, तो इसको नहीं ले सकते, ठीक है। फिर आई बेटा गैमेट, यहाँ पर तो गैमेट है, फिर से गैमेट, एम्ब्रियो नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट देखो क्या है, वन इज ZIFT दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, या दूसरा क्या है इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर, या क्या होता है बेटा इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें डी। एक चीज हमने ZIFT वहां पे मेंशन नहीं किया, हम कर देते हैं उसको मेंशन, 2 मिनट रुक जाओ बस, ठीक है बेटा। जो हमने ये वाला प्रोसीजर किया था कि जो एम्ब्रियो है उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाया था, इसको आप क्या बोल सकते हो, दिस इज ZIFT दैट इज जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। वहां पर आपने क्या करवाया था, उधर आप क्या करवा रहे थे, एक अर्ली एम्ब्रियो का यूट्रस में ट्रांसफर करवा रहे थे, तो वो तो IUT था। यहाँ पर हमने क्या करवाया, जाइगोट या जो अर्ली एम्ब्रियो है उसका ट्रांसफर करवाया कहाँ, फेलोपियन ट्यूब में, तो उसे हम बोल देते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर दैट इज ZIFT। आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पूरा NCERT डिस्कशन करेंगे विद सम वेरी इंपॉर्टेंट PYQs। उससे पहले आपको पूरा चैप्टर खुद से पढ़कर रखना है, ठीक है। अच्छे से नोट्स बना लो, अच्छे से इस चैप्टर को पूरा खत्म कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।